कोलकाता बनाम दिल्ली बहुत अहम मुकाबला है आईपीएल का, और इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट 4020 टाइम आउट हिंदी में ऐसे एक एक्सपर्ट जिनका बहुत ही रूहानी नाता है दोनों ही शहरों के साथ। आकाश चोपड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के लिए काफी साल खेले और उसके बाद आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं। और आपके लिए जो भी असमंजस की स्थिति है वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए भी ऐसा ही केस है कि दोनों ही शहर मुझे बहुत पसंद है। तो ये बताइए, क्या सही कहना होगा कि ये ऑलमोस्ट एक मस्ट विन मैच ही है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि एक निरंतरता के अभाव से जूझ रही है तो दूसरे अच्छी शुरुआत के बाद पिछले कुछ मैचेस में काफी निराशाजनक परफॉर्मेंसेस दे रही है। बिल्कुल आपकी बात 110% सही है कि ये जिस एंड पे आप टूर्नामेंट में खड़े हैं और जहां पर आप पॉइंट्स टेबल में हैं, अब यहां से अगर आप नहीं जीतेंगे तो फिर आप ओके टाटा बाय बाय कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली मुझे थोड़ा सा उनके प्रदर्शन पे अभी तक वैसे भी जीते हैं मैचेस कुछ मतलब जुगत भिड़ा के कुछ कर पाए हैं, जीत पाए हैं, पर इट्स नॉट लुकिंग द साइड जो पिछले 2 सालों में लगा करती थी। कोलकाता की शुरुआत बड़ी कमाल की रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे वो चली तो थी वो कोलकाता एक्सप्रेस मेल की तरह, और उसके बाद वो अब ट्राम की तरह चल रही है एकदम धीमे धीमे। तो फंसे हुए हैं दोनों, और अगर नहीं जीतेंगे तो फिर बाय बाय छुट्टी। चलिए शुरुआत करते हैं कोलकाता से। और कोलकाता की एक बड़ी तकलीफ रही है वही टीम कॉम्बिनेशन, उन्हें शायद पता नहीं, खासकर बल्लेबाजी में और खासकर सलामी जोड़ी में। आकाश, क्योंकि पिछले 4 मैचेस में 4 बार उन्होंने ओपनर्स बदले हैं, तो क्या क्या गलत हो रहा है यहाँ पे, और क्या इसका असर वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी पे बहुत बुरी तरह पड़ रहा है? विदाउट डाउट, क्योंकि देखिए आप मतलब आगाज अच्छा नहीं करेंगे तो फिर अंजाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको ठीक करना। और यहाँ पर इतने अगर आप बदलाव कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी रणनीति में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। आज आप एक तरफ चलते हैं, दूसरे दिन कहते हैं नहीं नहीं चलो दूसरी दिशा में, फिर तीसरी दिशा में, जस्ट कॉजेज मोर कंफ्यूजन। तो मेरे विचार में तो ये आपको वेंकटेश अय्यर के साथ जुड़े रहना चाहिए था, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप उनको नहीं खिलाना चाहते ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि चलो ओपन की जगह चल 6 पे खेल लो, आज मैं सैम बिलिंग्स को खिला लेता हूँ, कल नारायण को खिलाता हूँ, परसों फिंच को खिलाऊंगा। पहले रहाणे से शुरू किया था। जस्ट कंफ्यूजिंग है सभी के लिए। बैटिंग में तो कोई भी रन नहीं बना रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट। उस टीम की अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखेंगे, श्रेयस अय्यर की 2 अच्छी पारियां आई हैं, नीतीश राणा की 1 अच्छी पारी आई है, आंद्रे रसल इज एक्चुअली पुलिंग इज वेट इन द साइड। बॉलिंग में भी करते हैं, बैटिंग में भी करते हैं, बाकी तो लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो हालत इस समय बल्लेबाजी की खासी खस्ता है, और वेंकटेश अय्यर मेरे विचार में आप उनके साथ भी सही नहीं कर रहे और अपनी टीम के साथ भी नहीं। तो वेंकी को ओपन कराइए ना प्लीज। और उनके साथ कौन ओपन कर सकता है? क्या फिंच की वापसी आप देखना चाहते हैं इस मैच में? क्योंकि जब पिछली बार खेले थे तब बहुत अच्छा खेले थे, उसके बाद ड्रॉप हो गए। देखिए फिंच की वापसी से ना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैलेंस का इशू बहुत आता है। क्योंकि जैसे ही फिंच वापस आएंगे, आप सैम बिलिंग्स को नहीं खिला पाएंगे, सैम बिलिंग्स को नहीं खिलाएंगे तो आपको शेल्डन जैक्सन को खिलाना पड़ेगा। शेल्डन जैक्सन को जैसे ही आप खिलाते तो उनको आपको लगता है कि वो आपको रन नहीं देने वाले हैं, तो मैं सिर्फ 10 लोगों से खेल रहा हूँ, 10 प्लेयर और फिर एक विकेट कीपर। तो उस समस्या से अगर आप बचना चाहते हैं और आपने नारायण को ऊपर ओपन करानी शुरू कर ही दी है, तो करने दो नारायण को ओपन। नारायण के साथ आप खेलने दीजिए वेंकटेश अय्यर को, और फिर सैम बिलिंग्स तो 4 पे भी अच्छा खेलते हैं। तो आप उनको 4 पे रखिए, नीतीश राणा को और नीचे भेजिए, और फिर आप रखिए आंद्रे रसल को कंडीशंस अप्लाई की कितने ओवर के बाद भेजना है। मेरे विचार में वो बेटर सेटअप होगा, क्योंकि अगर आपने एरन फिंच को ओपन कराई और उसके साथ 3-4 इकट्ठे बदलाव करने पड़ेंगे, उनके साथ नारायण को आप नीचे भेजोगे, वेंकी को अगर ऊपर कर रहे हो तो शेल्डन जैक्सन को आप लेकर आओगे, सैम बिलिंग्स ड्रॉप हो जाएंगे। इतने सारे बदलाव तो एक बदलाव से आप नहीं करना चाहते। तो मेरे विचार में एज इट माइट एक्चुअली साउंड अनफेयर, पर फिंच के जगह मेरी टीम में तो नहीं बन रही है। बाकी कोलकाता हम सबको सरप्राइज तो करती है। जी हाँ, गेंदबाजी की बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, क्योंकि एक पक्ष है जो जहां पे बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, पोटेंशियल परफॉर्मर्स हैं, लेकिन शायद अपने वेट तक नहीं पुल कर रहे हैं। उनमें से एक नाम है वरुण चक्रवर्ती। और क्या आप देखते हैं पैट कमिंस की वापसी होते हुए? क्योंकि टिम साउदी के आने से जरूर गेंदबाजी काफी सशक्त होती है, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा सा कमी रह जाती है। किसकी जगह आएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। ले आइए पैट को वापस, पर बैटिंग ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं, एक बार किया, बैटिंग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ एक बार किया है। बल्लेबाज गेंदबाजी में उसके बाद अगर उन्होंने 50 बनाए थे तो 150 रन के करीब वो लीक कर चुके हैं। तो अगर वो आपको बॉलिंग में विकेट्स नहीं देने वाले तो फिर बैलेंस बिल्कुल खराब हो जाएगा। मैं कहूंगा उससे आप दूर रहिए। आप टिम साउदी को खिलाइए, बॉलर्स को विकेट के लिए खिलाइए, बैटर्स को रन्स के लिए खिलाइए। और अगर आपको ऑलराउंडर एक एल्यूसिव, आपके पास एक वो प्लेयर, आपके पास आंद्रे रसल ऑलरेडी है, सुनील नारायण इज आल्सो कुड बी, और जिस दिन चल गए तो अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं बल्ले के साथ।
पर पैट कमिंस, आई नो इट्स टेम्पटिंग, पर मैं तो उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करूंगा। मैं कहूंगा टिम साउदी के साथ आप चलते रहिए। इतने होलसेल चेंजेस मत कीजिए कि जो खिला रहे हैं उनको भी पता नहीं चल रहा कि आज शायद हमारा आखिरी मैच, अगले मैच में फिर चेंज करने वाली है टीम। इतने बदलाव अच्छे नहीं होते टीम के लिए। चलिए पूर्व से चलते हैं उत्तर की दिशा में और बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली जरूर सबसे पहली चीज जो उन्हें करनी पड़ेगी, पिछले मैच को भुलाना पड़ेगा, वो डिसीजन, उसके बाद जो जो हुआ आखिरी ओवर में वो सब भुलाना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि एक ओपनिंग पैर तो बहुत धाकड़ बल्लेबाजी कर ही रही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर शायद उस तरीके से अब तक परफॉर्म नहीं कर पाई है। ये एक इम्प्रूवमेंट एरिया जरूर बन सकती है टीम के लिए। वो बिग इम्प्रूवमेंट एरिया है, क्योंकि अभी तक कितने 8 मैच हो गए, उनको अपना 3 नंबर नहीं पता कौन खेलेगा। अगर आपको अपना 3 नंबर नहीं पता, आपको अपना 5 नंबर नहीं पता, और मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने रन बनाया या नहीं बनाया, द फैक्ट इज कि आपने खिलाए ही नहीं है कंसिस्टेंटली किसी को 3 पे या किसी को 5 पे। तो ऐसी टीम के लिए तो फिर काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने अपने लिए काम मुश्किल कर लिया। सरफराज ऐसा लगा था कि अच्छी फॉर्म के साथ इस सीजन में आए थे, पर 3 पे एक बार खेले हैं, 5 पे एक बार खेले हैं, एक बार उनकी बैटिंग नहीं आई। उन्होंने शार्दुल के बाद उनको रखा था बैटिंग के लिए। रामन पावल एक टीम में आप खिलाते हैं, कभी 3 पे खिलाते हैं, कभी 5 पे खिलाते हैं, उसके बाद आपने नंबर 9 पे रख दिया उनको। हाँ, उनको आपने कहा बस भैया 8-9 बॉलें खेलो, उससे ज्यादा आप खेलने के लायक नहीं हो। आई मीन अगर आप अपने बल्लेबाजी को इतना उलट पुलट करके मतलब प्रस्तुत करने वाले हैं, तो रोल क्लैरिटी नहीं है। और मिडिल ऑर्डर में मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत को रन बनाने पड़ेंगे और लंबे रन बनाने पड़ेंगे। अभी तक सिर्फ ट्रेलर दिखा है, अब पिक्चर नजर नहीं आई है। कितनी देर तक ओपनर्स आपको संभालेंगे? जिस दिन वो आउट होते हैं तो फिर बैटिंग जो है फिर ललित यादव और अक्षर पटेल करते हुए नजर आते हैं। और एक उनका जो पक्ष है काफी मजबूत है, वो है गेंदबाजी। और हम देख रहे हैं इस आईपीएल में कि टीम्स अच्छा कर रही हैं जब उनके गेंदबाज अच्छा परफॉर्म करते हैं। पिछले मैच में जरूर थोड़ा बहुत पिटे थे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत काफी पिटे थे राजस्थान रॉयल्स के हाथ में, और खासकर जो जॉस बटलर के हाथों। लेकिन वैसे काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, और सबसे अच्छी बात आकाश की विकेट निरंतर ले रहे हैं, खासकर कुलदीप यादव उनके लिए। जी, कुलदीप ने बहुत बढ़िया, इनफैक्ट इसका ये जो रिवर्स फिक्सचर, जो इनका पहला फिक्सचर था, उसमें 4 विकेट ली थी, आखिरी ओवर में आके 3 विकेट ले ली थी। पर वो दोपहर का मैच था, वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम था, एक साइड बहुत बड़ी थी और बहुत बड़े टोटल का पीछा कर रही थी कोलकाता। कुलदीप हैज बीन अ रेवलेशन, और उसके लिए ऋषभ की भी तारीफ करनी चाहिए कि जहां पे उनसे गेंदबाजी करवा रहे हैं, जैसे संजू कराते हैं युजी चहल को, वो बड़े स्ट्रेटेजिकली की जहां पर बल्लेबाज अटैक करेगा और वहां पे विकेट का चांस मिलेगा, तो वही काम कुलदीप के साथ कर रहे हैं, वो चाहे रियली लाइक। खलील अहमद ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, बारिंग द लास्ट गेम। उसमें भी एक आधा ओवर खराब था, उसके बाद उन्होंने वो यॉर्कर बड़े अच्छे से नेल की, जिसमें एक देवदत्त पाडिक्कल को भी आउट किया। वो अच्छा कर रहे हैं। मुस्तफिजुर बहुत विकेट्स नहीं चटका, ही इज बीन कंसिस्टेंट। तो मेरा तो एक्चुअली एक शार्दुल ठाकुर इज नॉट बीन पिकिंग विकेट्स, तो एक ये समस्या ऑलरेडी इस टीम के सामने है। मैं कहूंगा मुस्तफिजुर की जगह अगर आप खिलाना चाहते हैं अमरिक नौकिया को, देखिए नौकिया आपके पास है तो सही, कभी तो उपलब्ध होंगे। आपने 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले उनको मैच खिला दिया था, तो अगर वो अब अवेलेबल है तो प्लीज थिंक अबाउट हिम, क्योंकि किसी कारण से ही आपने उनको रिटेन किया। अगर वो फिट है, अवेलेबल है, खिला लीजिए। और रॉमन पावल, अगर आपको लग रहा है कि 9 नंबर पे खिलाना है, तो फिर रॉमन पावल को मत खिलाइए, उनकी जगह खिला लीजिए। फिर आप 2 फास्ट बॉलर ओवरसीज के साथ उतर के देखिए, क्योंकि कहानी भी शायद कुछ अलग नजर आए। जी हाँ, जाते जाते एक जल्दी से आपसे एक भविष्यवाणी जरूर लूंगा, क्योंकि आपने वेन्यू की भी बात की। वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच से पहले तक पिछले 5 मैच में पहली टीम जिसने बल्लेबाजी की है वही जीती है। तो क्या यहाँ पे वो एक कंसिडरेशन हो सकती है टॉस में कप्तान के लिए? और देखिए पिच देखिए फिर डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये जो अभी आपने जो गुजरात और सनराइजर्स की बात, मैच की बात की, वो होगा, हम अभी इस समय नहीं हुआ है। उससे पहले जो मुकाबलों की हम बात कर रहे हैं, मुंबई चेज नहीं कर पाई, चेन्नई चेज नहीं कर पाई, चेज करना मुश्किल हो रहा है। वो एक ही पिच है, वो एक स्ट्रिप है उस पूरे स्क्वायर के ऊपर, जिसके ऊपर वो बार बार मुकाबले खेले गए और उस पर रन नहीं बने हैं। तो अगर उस पिच पे मैच है तो प्लीज आप टॉस जीत के बैटिंग कर लीजिए। लेकिन अगर वो साथ वाली पिच पे मैच है, जहां पे वो 222 रन बने थे, जहां पे लास्ट टाइम दिल्ली खेली थी, फिर उस पे जरा सोचिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि वो पिच अलग है। आई थिंक दैट्स पिच नंबर 8, वानखेड़े की जो पिच नंबर 8 है, उसके ऊपर 222 बने थे और 7 रन से आप मैच हारे थे दिल्ली कैपिटल्स। तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड, हाई स्कोरिंग पिच, छोटा मैदान चेजिंग को प्रेफर करता है। तो मैं कहूंगा कि मैदान को छोड़िए, उस पिच को देखिए कि कौन सी पट्टी पे मैच हो रहा है। चलिए, मुकाबला होगा दमदार, बशर्ते दोनों टीम्स अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलें। आपके एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4020 टाइम आउट हिंदी।